वेलकम टू चैनल एजुकेयर्स 2023। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है 12th क्लास आरपीएससी चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस। वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करता है, जिस चैप्टर का नेम है कोल्ड वॉर ईरा। इसमें टोटल 7 टॉपिक्स है जिसे हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, सेकंड है कोल्ड वॉर, थर्ड है एमरजेंस ऑफ द 2 सुपर पावर ब्लॉक्स, फोर्थ है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, फिफ्थ है challenges to bipolarity, सिक्स्थ है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर एंड सेवंथ है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल के लिए न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट हमें दीजिए। एंड फर्स्ट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक कंट्री है, इसमें मिसाइल क्राइसिस हुए थे। क्यूबा वॉज एन एली ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। क्यूबा सोवियत यूनियन की एक एली, एक हिस्सा है जो डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस किससे अप्लाई करवाती है? रशिया से। इन अप्रैल 1961 लीडर्स ऑफ यूएसएसआर वर वरीड दैट द यूएस ऑफ अमेरिका वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा। एक्चुअली अप्रैल 1961 में जो यूएसएसआर के लीडर्स थे, जो रशिया के लीडर्स थे, वो इस बात से चिंतित थे कि कहीं यूएस यानी कि अमेरिका कहीं उनके ऊपर हमला ना कर दे। सो 1962 में जो सोवियत यूनियन की लीडर है निकिता क्रुश्चेव, उसने सोचा कि क्यों ना हम क्यूबा के अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाएं रशियन बेस के अकॉर्डिंग। 3 वीक्स लेटर अमेरिकन बिकम अवेयर ऑफ इट। और 3 वीक्स के बाद में अमेरिका को इस चीज का पता चल गया कि क्यूबा में जो निकिता क्रुश्चेव है वो मिसाइल बना रही है, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो यूएस प्रेसिडेंट जो जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने एडवाइस की अपने ट्राइन को कि सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि बड़ी कम्युनिटी, बड़ी तौर पर कोई भी हिंसा ना बढ़ के किसी भी तरह की वॉर ना हो। बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। सो इसके लिए उन्होंने क्रुश्चेव को वार्निंग दी कि जल्दी से जल्दी क्यूबा के ऊपर जो आपने मिसाइल्स बनवाना स्टार्ट किया उसे रोक दी जाए, ठीक है। Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warming the USSR. The clash between the USA and the USSR come to be known as the Cuba Missile Crisis. It made the whole world nervous. Then after all, Kennedy जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑर्डर किया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि अगर सोवियत शिप्स उन्हें दिखे यूएसएसआर और क्यूबा के रास्ते पे तो उससे वार्निंग दी जाए। इसी क्लैश को यूएसए और रशिया की इसी लड़ाई को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसने पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया था बिकॉज दोनों ही बहुत बड़ी सुपर पावर्स थी। कौन? एक यूएसएसआर जो कि रशिया है और एक यूएस ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका और रशिया दोनों ही सुपर पावर्स थी। इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, इसी को क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्यों क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है? क्योंकि ये क्यूबा नाम की एक जगह पर हुआ था, मिसाइल से रिलेटेड है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। कब स्टार्ट हुआ था? 1961 अप्रैल में हुआ था और 1962 में सोवियत यूनियन लीडर निकिता क्रुश्चेव ने ऑर्डर दिया था मिसाइल बनाने के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा? द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट विच कम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का सबसे बड़ा जो हाई पॉइंट था उससे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इट रिफर्स टू द कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड अ सीरीज ऑफ वॉर। तो क्या है, इसमें कंपटीशन था 2 सुपर पावर्स के बीच में, टेंशंस भी थी काफ़ी, जो आसपास की जो कंट्रीज थे वो भी नर्वस हो रही थी बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा बड़ी सुपर पावर्स थी। और अगर दोनों के बीच में किसी भी तरह की वॉर होती है तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वर्ल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हैं और इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कहते, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ था। इसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के अकॉर्डिंग। सो हमारा सेकंड टॉपिक है द कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ ideologies. The US followed the ideology of liberal democracy and the capitalism, while the USSR backed the ideology of socialism and communism. So Cold War क्या है? 2 आइडियोलॉजीज के बीच का वॉर है। फर्स्ट यूएस है, जो यूएस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? लिबरल डेमोक्रेसी को, जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। एंड नेक्स्ट जो है यूएसएसआर, वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि सोशलिज्म कम्युनिज्म कौन फॉलो करता है और कैपिटलिज्म कौन फॉलो करता है।
The Second World War 1939-1945 come to an end with the defeat of the Axis powers led by Germany, Italy and Japan by the Allied forces led by the US, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, वो एक एंड लेकर आया था टू एक्सिस पावर्स के बीच में। फर्स्ट जो ग्रुप है वो जर्मनी, इटली एंड जापान का है, जिससे अलाइड फोर्सेस कहते हैं, जो यूएस से लीड की गई है। सेकेंड जो ग्रुप है ब्रिटेन, फ्रांस का, वो सोवियत यूनियन का हिस्सा है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। यहीं से हमारी जो कोल्ड वॉर की है वो शुरुआत होती है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? जब यूएस यानी कि अमेरिका ने अपने 2 एटॉमिक बम्स गिराए थे जापान की 2 सिटीज के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। कब? अगस्त 1945 को। इसी के बाद जापान ने अपना सरेंडर कर दिया था। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी 2 सिटीज थी जिसके ऊपर यूएस ने बॉम्ब्स गिराए थे। The decision of the US was both criticized and supported, but the consequences of the end of Second World War was the rise of 2 new powers on the global stage. अब जो यूएस का डिसीजन था एटॉमिक बॉम्ब गिराने का, वो काफ़ी लोगों से क्रिटिसाइज भी किया गया था और काफ़ी लोग इसे सपोर्ट भी कर रहे थे। बट द consequences ऑफ द, यानी कि जो लास्ट में इसके परिणाम थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उसमें 2 सुपर पावर राइज हुई थी ग्लोबल स्टेज पे। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। 2 सुपर पावर है, एक यूएस है एंड रशिया है, सोवियत यूनियन। तो याद रखिए यूएस का मतलब अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन का मतलब रशिया। ये दोनों ही बहुत सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर थी पूरे वर्ल्ड में, और ये अर्थ पर कहीं पे भी अपना राज करने में बिल्कुल एबल थी। But the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, and remained a cold and not hot or shooting war. It was due to the logic of deterrence. So ये लाइन हमें आंसर करती है कि इसे वर्ल्ड वॉर की जगह कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है ना। सो इसे कोल्ड वॉर इसीलिए कहा जाता है कि ये ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा शूटिंग वॉर है, इसमें कोल्ड भी है, इसीलिए इसके पीछे एक लॉजिक लगाया गया था, द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। द लॉजिक ऑफ डिटरेंस मीन्स क्या होता है? व्हेन बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एन अटैक एंड द कोज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। सो लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब क्या होता है? दोनों ही सुपर पावर्स थी जो कैपेसिटी में बिल्कुल कैपेबल, दोनों इक्वल लेवल पर कैपेबल थी। दोनों को पता है कि अगर दोनों एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट वॉर करती है, अटैक करती है, तो जो इसका परिणाम होगा, जो इससे डिस्ट्रक्शन फैलेगी, वो दोनों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। The two superpowers and their alliance were expected to behave as rational and responsible to each other. तो इन दोनों ही सुपर पावर्स को पता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल भी और रैशनल भी हैं। दोनों के जो लेवल्स थे वो इक्वालिटी पे बेसिस थे। तो किसी को नहीं पता था कि अगर ये वर्ल्ड वॉर होता भी है, कोल्ड वॉर होता भी है, तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, दोनों में से कौन सी सुपर पावर जीतेगी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एमर्जेंस ऑफ 2 सुपर पावर ब्लॉक्स। The 2 superpower, कौन सी है? US and USSR wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world. Hence, they decided to take help of the smaller countries. So दोनों ही सुपर पावर्स क्या चाहती थी? एक रशिया एंड एक अमेरिका चाहती थी कि उनका जो एक्सटेंशन है वो स्पेयर्स जो पूरे इन्फ्लुएंस करे वर्ल्ड को। तो इन्होंने अपनी हेल्प के लिए छोटी छोटी कंट्रीज से मदद मांगी ताकि जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो उनकी हेल्प करे और इनका कॉन्टेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड फैल सके। These smaller states got the promise of protection, weapons and economic aid against their local rivals, most regionally neighbors. तो ये स्मॉलर स्टेट्स के साथ क्यों अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते थे? ताकि इनसे क्या मिले? इन्हें प्रोटेक्शन मिले, वेपन्स मिले और इकोनॉमिक हेल्प भी मिल जाए, स्पेशली जो इनके रीजनल नेबर्स हैं, यानी कि आसपास के जो नेबर्स थे उनसे। तो एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आता है कि जो ये बड़े बड़े अलायंस थे, 2 सुपर पावर्स थी, वो स्मॉलर स्टेट के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा क्यों करना चाहती थी? तो आपको क्या कहना है? प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए एंड इकोनॉमिक एड के लिए। द फर्स्ट डिवीजन टू प्लेस इन यूरोप। जो पहला डिवीजन था वो यूरोप में प्लेस किया गया था। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दस कम टू बी नोन एज वेस्टर्न अलायंस। सो जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उसने यूएस का साथ दिया, तो इसीलिए यूएस को क्या कहते हैं? वेस्टर्न अलायंस। जो कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप में है वो ज़्यादा किसके सपोर्ट में थी? यूएस के सपोर्ट में थी।
तो जो कंट्रीज यूएस के सपोर्ट में थी उनको ग्रुप को क्या नाम दिया था, वेस्टर्न अलायंस। द कंट्रीज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप एंड कम टू बी नोन एज ईस्टर्न अलायंस। सो जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उसने रशिया का साथ दिया, सो इसीलिए इसे ईस्टर्न अलायंस का नाम दे दिया गया। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस में क्या डिफरेंस है, तो आपको कहना है जो वेस्टर्न अलायंस है वो यूएस के सपोर्ट में थी और जो ईस्टर्न अलायंस है वो रशिया के सपोर्ट में थी। तो वेस्टर्न अलायंस formed itself into an organization, the North Atlantic Treaty Organization, NATO. It came into existence in April 1949 with 12 states. So Western Alliance ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको क्या नाम दिया गया था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब आया था ये, अप्रैल 1949 में बना था। टोटल इसमें 12 स्टेट्स थे। सो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नाटो क्या है, किसने बनाया, टोटल कितने स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व थे। नाटो डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ दैम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ दैम। नाटो ने ये भी डिक्लेयर किया था कि अगर यूएस यानी कि अमेरिका के ऊपर कुछ भी आर्म्ड अटैक होता है तो इसका मतलब जो नाटो के जो अदर कंट्रीज इसका हिस्सा है, जो इसका पार्ट है, उन सब के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। सो इनके कहने का मतलब है एक यूनिटी ये दर्शाते हैं इसमें कि अगर अमेरिका के ऊपर हमला होता है तो मतलब नाटो के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी हमला होता है। सो इस पेज के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड क्वेश्चन बेस्ड है सारे पॉइंट्स। आप प्लीज़ इन्हें मार्क कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप अगर पढ़ रहे हो तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें जिसमें आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना सके, और हैंड रिटन नोट्स सच में बहुत काम आता है। मैं खुद भी इसी वे में पढ़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ईस्टर्न अलायंस ऑल्सो नॉन एज वार्सो पैक्ट वॉज लीड बाय द सोवियत यूनियन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1955। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वॉज टू काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप। सो जैसे कि वेस्टर्न अलायंस ने नाटो बनाया था तो ईस्टर्न अलायंस ने भी सोचा कि हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो 1955 में वार्सो पैक्ट बनाया गया था। इस वार्सो पैक्ट का मेन मोटिव, मेन एम, मेन प्रिंसिपल यही था कि जो नाटो की फोर्स है उन्हें काउंटर किया जाए। In East and the Southeast Asia and in the West Asia, Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization. So, अमेरिका ने 2 और ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, सीटो एंड सेंटो। Many newly independent countries were worried of losing their freedom. Cracks and splits within the alliance were quick to appear. जो न्यू इंडिपेंडेंस कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा वरीड थी कि कहीं उन्हें अपनी आज़ादी जो अभी रिसेंटली मिली वो उन्हें वापस ना खो दे। Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s. The other important development was the non-alignment movement. जो कम्युनिस्ट चाइना थी, यूएसएसआर के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। क्वारल का मतलब होता है यहाँ पे लड़ाई करना। कब से, लेट 1950 से चल रही थी। इसी वजह से एक और नया ग्रुप बना था जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेम एक्चुअली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो ना तो अमेरिका के सपोर्ट में था ना यूएसएसआर के सपोर्ट में था। ये बिल्कुल फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि जैसी ऐसी कंट्रीज जो कि ना तो अमेरिका के सपोर्ट में ना यूएस के सपोर्ट में, यूएसएसआर के सपोर्ट में, वो नेम का हिस्सा बन सकती हैं। द स्मॉलर कंट्रीज वर ऑफ मोर हेल्प टू द सुपर पावर्स। जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो सुपर पावर कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल बन रही थी। अब नेक्स्ट है हमारा एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर। द एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर रिफर्स टू एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। एरिनास मतलब क्या है, कोल्ड वॉर एरियाज जो रिफर करती है जिसमें क्राइसिस के बारे में हम बात करते हैं, थ्रेटन यानी कि डर, भय, एक तरह से हिंसा भड़कना दोनों अलायंसेस के बीच में। द कोल्ड वॉर वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल शूटिंग वॉर्स। कोल्ड वॉर अपने रेस्पॉन्सिबल भी है, काफी सेवरल शूटिंग वॉर्स भी हुई थी इसके अंदर। द 2 सुपर पावर्स आर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट इनकाउंटर इन कोरिया 1950-53 बर्लिन। तो दोनों ही सुपर पावर्स को इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया। कोरिया में 1950 और 1953 बर्लिन में एनकाउंटर्स हुए थे। 1958 और 62 में कॉन्गो के अंदर और सेवरल अदर प्लेसेस पे भी एनकाउंटर्स हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द की लीडर ऑफ नेम, प्लेड अ की रोल इन mediating between the two Koreas.
इन द कॉन्गो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मैंडेटरी रोल। जवाहरलाल नेहरू जो कि नेम के एक बहुत ही अच्छे लीडर्स थे, जो हमारे इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। दो कोरिया और कॉन्गो के अंदर जो एनकाउंटर्स हुए थे उनमें मेडिएटिंग यानी कि जो बीच के जो सेक्रेटरी के रूप में काम किया था, यूएन सेक्रेटरी ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था इसमें। द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons। रशिया और अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी लिमिट्स भी तय करेंगे कि किस हद तक वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं। द टू साइड्स साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स विद इन अ डिकेड। तो दोनों ही जो सुपर पावर्स थी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे। कितने एग्रीमेंट साइन किए थे? 3 किए थे। एलटीबीटी, एनपीटी, एबीएमटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो ये 3 ट्रीटी उन्होंने साइन की थी ताकि जो अपनी वॉर की लिमिट्स है वो तय कर सकें। इस ट्रीटी को करने का मेन मकसद ये था कि ज़्यादा इससे तबाही ना फैले, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स न्यूक्लियर पावर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। सो इसी की वजह से दोनों को पता था कि जो इनके रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होंगे। और यहाँ तक पहले ये भी कहा जाता था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो जो हमने जो डेवलप किया हमारे अंदर टेक्नोलॉजीज, वो हमें वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चैलेंज ऑफ बिपोलैरिटी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option। So मैंने पहले ही बताया था दो तो हमारे पास ऑप्शन है ही, या तो यूएस के साथ या फिर अमेरिका के साथ, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन लेकर आया था वो नेम लेकर आया था जिसमें ऐसी न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बिलोंग करती है, वो ना तो रशिया का साथ देना चाहती है, जो ना ही अमेरिका का साथ देना चाहती है, वो किस में शामिल हो जाती है? नैम के अंदर। नैम वॉज फाउंडेड बाय 3 लीडर्स। 3 लीडर्स ने नेम को फाउंड किया था। यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोज टिटो ने, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने और इजिप्ट के लीडर कर्नल अब्दुल नासर ने। इंडोनेशिया के सुकार्नो एंड घाना के ख्वामे नक्रुमा स्ट्रांगली सपोर्टेड देम। सो इंडोनेशिया और घाना के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया। द फर्स्ट नेम समिट वॉज हेल्ड इन 1961। सो नेम की जो फर्स्ट समिट हुई थी वो हुई थी 1961 में बेलग्रेड के वहाँ पे। नॉन अलाइनमेंट नाइदर मीन्स आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। इट प्लेड अ रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंस। सो नॉन अलाइनमेंट का मोटिव ये नहीं था कि ना तो आइसोलेशनिज्म रहे ना न्यूट्रलिटी रहे। मतलब आइसोलेशनिज्म मीन्स क्या होता है कि उसमें ना तो पार्टिसिपेट करना, और न्यूट्रलिटी मीन्स उससे बिल्कुल दूर रहना। ये की रोल प्ले करती है दोनों के बीच में। मेडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस, यानी कि दोनों राइवल अलायंसेस यूएस और यूएसएसआर के बीच में मीडिएटिंग का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऑर्डर क्या आया था उस समय? द चैलेंजेस फॉर द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज वाज टू बिकम मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। सो सबसे बड़ा जो चैलेंज उस समय क्या था डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज के लिए? इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना, यानी कि जो फाइनेंशियली कंडीशंस थी उनकी इतनी ज़्यादा पुअर नहीं होनी चाहिए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। इसी रियलाइजेशन की वजह से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाया गया। द यूनाइटेड स्टेट नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD brought out a report in 1972 entitled Towards a New ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। सो 1972 में एक रिपोर्ट आई थी ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर यूएस की, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। एक नई ट्रेड पॉलिसी लेकर आई थी डेवलपमेंट के लिए। द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इशूज एज अ रिजल्ट नेम बिकम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। सो जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थी वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप में सबसे बड़ी सपोर्टिव थी इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब इंडिया क्या रोल प्ले करता है कोल्ड वॉर के अंदर? इंडिया फॉलोड अ 2-वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। इट डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द अलायंस एंड राइज्ड। सो इंडिया ने 2-वे पॉलिसी रिगार्डिंग को ज्वाइन किया था कोल्ड वॉर के अंदर। ये ना तो दोनों अलायंस के सपोर्ट में था ना इसके अगेंस्ट में था।
voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. The policy of India was not fleeing away, but was in favor of actively intervening in the world affairs to soften Cold War rivalries. So इंडिया क्या चाहता था ना तो वो इस रिजल्ट से फ्लिंग अवे यानी कि दूर भागे, ना इससे ज़्यादा इंटरफेयरिंग करे. The non-alignment gave India the power to take international decisions. नेम, इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था? नेम का, नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का हिस्सा था. सो ये इससे इंडिया को ये पावर देता था कि इंटरनेशनल डिसीजन में भी इंडिया भी एक की रोल प्ले करें. India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts, but still it has become both an international movement and a core of India's foreign policy. So India की जो ये पॉलिसी थी नेम से रिलेटेड वो काफ़ी लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज भी की, बट फिर भी इंडिया इस पॉलिसी का हिस्सा बना रहा था, नेम का एक हिस्सा बना रहा था इंटरनेशनल मूवमेंट के बेसिस पर. सो इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है. क्वेश्चन आता है भी ये एग्जाम में कि इंडिया का कोल्ड वॉर में क्या रोल प्ले था. तो आपको ज़्यादा नहीं है, बस ये 5 पॉइंट लिख देने हैं इंडिया के बारे में और कोल्ड वॉर से रिलेटेड, इंडिया के इश्यूज से रिलेटेड. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर बेस्ड भी एक वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको सीरियस में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेट्स 2023. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें.